हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। पिछले कुछ टाइम से वीडियोस में अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। उसका मेन रीज़न यही है कि मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। आज भी जैसे तैसे मैंने कोशिश की कि आज तो वीडियो डालनी ही है। आपका भी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है और मुझे भी इतना ज़्यादा वेट करवाना अच्छा नहीं लगता है किसी को भी। वीडियोस बनाने की हालत ही नहीं है यार। एक्चुअली मुझे जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, मेरा गला भी ख़राब है, बात करना भी मुश्किल हो जाता है बीच बीच में, और फिर खांसी भी है बहुत ज़्यादा। तो वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए बीच बीच में एक एक दिन छोड़ के ही सही, लेकिन वीडियो जो है वो मैं कंटिन्यू डालती रहूँ, क्योंकि फिर कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ जाते हैं कि वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो मैं नहीं चाहती कि आपका भी लॉस हो। चलिए आज हम जो है वो साइकोलॉजी करेंगे, और साइकोलॉजी में हम सबसे पहले पुराने पेपर करेंगे ताकि हमें पता चले कि साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने पेश किया जाता है। ओके। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि साइकोलॉजी जो है मैंने पिछली बार भी करवाई थी और काफ़ी अच्छे से करवाई है। जिन भी बच्चों ने पिछली वीडियोस देखी हैं उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है या जो भी चैनल पर नया है वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकता है साइकोलॉजी की, क्योंकि हमने साइकोलॉजी पिछली बार डिटेल में की थी एक एक टॉपिक को, और कुछ वीडियोस आई थी, कुछ टॉपिक्स जो है वो रह भी गए थे। इस बार मैं कोशिश करूँगी कि जो टॉपिक रह गए हैं उनको पहले करवाया जाए, बाकी टॉपिक्स जो है वो बाद में हम रिवाइज़ कर लेंगे। और साइकोलॉजी जो है वो 30 मार्क्स की आती है, आपको पता है, और फर्स्ट सेक्शन जो है वो हमारा साइकोलॉजी का ही होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, साइकोलॉजी जो है वो सभी के काम आती है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल कोई भी स्टूडेंट्स हैं, सबके काम जो है वो साइकोलॉजी आती है। तो साइकोलॉजी का हम पिछला पेपर कर रहे हैं, और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी में बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड डैश। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या डैश और डैश के वैज्ञानिक अध्ययन में की जा सकती हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं क्वेश्चन जो है वो हिंदी में रीड करूँगी और आंसर भी दूँगी, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, इसका आपका राइट आंसर रहेगा सी, राइट, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। समझते हैं क्वेश्चन को। साइकोलॉजी में बी डिस्क्राइब्ड एज द साइंटिफिक स्टडी। साइकोलॉजी जो है वो क्या है? साइकोलॉजी आपकी एक साइंटिफिक स्टडी है। किसकी स्टडी है? बिहेवियर की, आपका जो मेंटल प्रोसेस है उसकी, राइट। यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन दिए गए हैं, मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, जी नहीं, ये नहीं होगा, और थॉट्स एंड इमोशंस, ये भी नहीं होगा, मेंटल हेल्थ, ये भी नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी साइकोलॉजी है वो मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस से संबंधित नहीं है, थॉट्स एंड इमोशन से संबंधित नहीं है, राइट। वो आपके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, आपकी मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। आई होप इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द डैश लोब इज़ टू हियरिंग एज द ऑक्सीपिटल लोब इज़ टू विजन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा लोब जो है वो आपके हियरिंग के लिए यूज़ होता है, वो आपने बताना है, जबकि इन्होंने दिया है कि ऑक्सीपिटल लोब जो है वो आपका विज़न के लिए यूज़ होता है। देखिए ये जो है क्वेश्चन पिछली बार आया था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की उम्मीद है। ज़रूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार का होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी में भी देख लीजिए, पाली श्रवण के लिए जिस प्रकार डैश पाली श्रवण के लिए जिस प्रकार अनुकपाल पाली दृष्टि के लिए हैं। हिंदी में समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को समझ आता है क्योंकि उन्होंने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा सी, टेम्पोरल, ठीक है। टेम्पोरल जो लोब है ये आपका हियरिंग के लिए यूज़ होता है, जबकि आपका ऑक्सीपिटल जो लोब है वो आपका यूज़ होता है विज़न के लिए, राइट। देखिए ये आपका जो ऑक्सीपिटल लोब है और जो आपका टेम्पोरल लोब है ये आपकी ब्रेन के सिस्टम है, राइट, ब्रेन से रिलेटेड है ये। और जो ऑक्सीपिटल लोब जो है वो आपका विजुअल प्रोसेसिंग के लिए होता है, विजुअल प्रोसेसिंग एरिया जो आपका है ब्रेन का, उसके लिए आपका ऑक्सीपिटल लोब जो है ये यूज़ होता है। याद रखिएगा, विजुअल प्रोसेसिंग एरिया जो है ब्रेन का उसको हम ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं, जबकि जो आपका हियरिंग प्रोसेसिंग के लिए एरिया है ब्रेन का उसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। आई होप इतना क्लियर है। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सेरेब्लम एक है पैरिएटल और एक है फ्रंटल। तो सबसे पहले सेरेब्लम देखिए, ये जो यहाँ पर जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं ये सभी हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं,
ठीक है। सेरेब्लम जो है ये हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल पीछे वाले भाग में होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका मैं मस्तिष्क बना देती हूँ, ठीक है, इस तरह से आपका मस्तिष्क है मान लीजिए, तो यहाँ पर जो है ये आपका होगा आपका सेरेब्लम, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या है, सेरेब्लम कहलाता है। तो सेरेब्लम जो है वो किस लिए यूज़ होता है, सेरेब्लम जो है वो हेल्प करता है आपके कोऑर्डिनेशन के लिए, जो आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बना है उसके लिए यूज़ होता है आपका सेरेब्लम, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो नशों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे शराब पीते हैं, तो वो जो है अपनी बॉडी पर अच्छी तरह से खड़े नहीं हो पाते अपने पैरों पर, ठीक है। आपने देखा होगा शराबियों को कि कैसे गिरते पड़ते रहते हैं, क्यों? क्योंकि आपका ये जो शराब है, जो नशीली पदार्थ हैं, वो आपके प्रभावित करते हैं सेरेब्लम को, ठीक है। मस्तिष्क का जो ये सेरेब्लम जो हिस्सा है इसको हम लघु मस्तिष्क भी बोलते हैं। मस्तिष्क के एकदम पीछे होता है सेरेब्लम, इसको प्रभावित करता है जितनी भी आपकी नशीली चीज़ें हैं। और इससे क्या होता है, इससे बॉडी में जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, इंसान जो है अपने ही पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, गिरता पड़ता हुआ चलता है, क्योंकि उसकी कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही है, क्योंकि जो नशा है, जो उसने नशा कर रखा है, उससे जो है वो सेरेब्लम प्रभावित हुआ है, राइट। आई होप इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट है पेरिएटल। पेरिएटल जो है ये भी मस्तिष्क का ही एक भाग है, और पेरिएटल जो है ये एक की पार्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। पेरिएटल इज द की पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू, ये आपका पेरिएटल कहलाता है। नेक्स्ट है आपके पास टेम्पोरल, हमने डिस्कस कर लिया, और लास्ट है फ्रंटल। फ्रंटल क्या होता है, फ्रंटल जो है वो लार्जेस्ट लोब है आपका ह्यूमन ब्रेन का, ओके। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा लोब जो है वो है आपका फ्रंटल। ये इंपॉर्टेंट होता है किस लिए, जो आपकी वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स में जैसे कि आपकी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, जैसे आपका हाथ हिलाना, आपके एक्सप्रेशन, ठीक है, वो आपका क्या है, वॉलंटरी मूवमेंट्स है, राइट। आई होप इतना क्लियर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्लेक्सेस आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय द, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर रहेगा बी। जो रिफ्लेक्सेस है वो आपकी किस तरह से कंट्रोल होती हैं, तो रिफ्लेक्सेस जो है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो कंट्रोल होती हैं, राइट। सबसे पहले देख लेते हैं, ऑप्शन में दिया गया है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, हाइपोथैलेमस हेल्प्स मैनेज योर बॉडी टेम्परेचर। जो आपका हाइपोथैलेमस है ना, ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर के टेम्परेचर को मैनेज करता है, आपके मूड को, आपकी हंगर, कब आपको भूख लगी है, कब आपको प्यास लगी है, ठीक है, आपका बीपी बढ़ रहा है या कम है, आपका स्लीप साइकिल, वो सारी चीज़ें जो है वो आपका हाइपोथैलेमस जो है वो मैनेज करता है। ये भी ब्रेन का एक हिस्सा है, ब्रेन का छोटू सा हिस्सा, इनके एक बिल्कुल छोटे से हिस्से में होता है आपका हाइपोथैलेमस, ये आपका ये सारी चीज़ें मैनेज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड, हमने देख लिया। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने के काम आता है। रिफ्लेक्सेस को कैसे कंट्रोल करता है, देखिए आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके मोटर कमांड्स है उनको भेजता है ब्रेन से बॉडी के लिए, और बॉडी में जो मोटर सेंसेस है उनको भेजता है फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन, ठीक है। जो आपकी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको बॉडी से ब्रेन को भेजता है, और जो आपकी मोटर कमांड्स है उनको ब्रेन से बॉडी में भेजता है। तो ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने का काम कर रहा है आपका स्पाइनल कॉर्ड, राइट। नेक्स्ट है फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब जो है वो हमने डिस्कस कर लिया, लार्जेस्ट लोब है इन ह्यूमन ब्रेन, और ये इंपॉर्टेंट है आपका वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए, ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। अब अंतिम है आपका मेड्यूला। तो मेड्यूला क्या है, मेड्यूला जो है ये क्या काम करता है, ये कंट्रोल करता है आपकी हार्ट रेट को, ठीक है, आपकी ब्रीदिंग को, आपके बीपी को, और मैनेज करता है ऑटोमेटिक प्रोसेसेस को। जितने भी आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक प्रोसेसेस होते हैं वो सारे जो है ये कंट्रोल करता है, राइट। कौन, मेड्यूला। आई होप इतना क्लियर है। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर एक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनिंग। हिंदी मीडियम वाले प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हिंदी मेरी खुद की भी उतनी अच्छी नहीं है, तो हिंदी में भी मैं रीड करूँगी। परिहार अधिगम का विश्लेषण यह इंगित करता है कि बहुत सी दुर्भिति अनुबंधन के द्वारा प्राप्त की जाती है। लर्निंग जो है उसको एनालिसिस करना, सजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर एक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनिंग। तो इसका 4th का आपका राइट आंसर जो है वो रहेगा ए, क्लासिकल कंडीशनिंग, राइट।
क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? क्लासिकल कंडीशनिंग हमने देखा था कि ये थ्योरी जो है वो आपकी दी थी पेवलोव ने। जिन्होंने वीडियो पिछली नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, तभी आपको समझ आएगा पेवलोव कौन थे। ठीक है, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? पेवलोव ने दी। और क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है इट टॉक्स अबाउट कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, राइट। क्योंकि आपने देखा है कि जब पेवलोव की थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें क्या करता है, पेवलोव जो है वो डॉग पर अपना एक्सपेरिमेंट करता है। डॉग के सामने जो है वो खाना रख दिया जाता है और एक घंटी बांध दी जाती है। तो खाना देने से पहले वो घंटी बजाई जाती है, फिर उसके बाद उसको खाना दिया जाता है और धीरे धीरे डॉग जो है वो समझ जाता है कि जैसे ही घंटी बजेगी उसको खाना मिल जाएगा, राइट। वो क्या है? वो है आपका जो आपकी घंटी है वो वहाँ पे स्टिमुलस का काम कर रही है, राइट। वो क्या है? वो स्टिमुलस है। और घंटी बजने पे कुत्ते को क्या लग रहा है कि उसको खाना मिलने वाला है, वो है आपका रिस्पॉन्स। आई होप इतना क्लियर है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या बात करती है? ये बताती है आपको कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया हुआ है यहाँ पे। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग that uses rewards and punishment to modify behavior। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या काम करता है? ये एक लर्निंग है जिसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूज़ होती है बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आप बच्चे को किसी एक काम को करने के लिए रिवॉर्ड देंगे तो बच्चा उसी काम को बार बार करेगा, बहुत उस काम को करने में खुशी जो उसको फील होगी। ठीक है, बट अगर उसी काम के लिए अगर आपने बच्चे को पनिशमेंट दे दी तो बच्चा क्या करेगा? वो काम नहीं करेगा। तो वो क्या हो रहा है? उसके बिहेवियर को आप मॉडिफाई कर रहे हैं थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ये है आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट क्या होता है? इंटरमिटेंट होता है स्टॉपिंग फॉर शॉर्ट टाइम एंड देन स्टार्टिंग अगेन सेवरल टाइम। कि आप थोड़े से समय के लिए तो रुके हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, बट आपने फिर से वही काम दोबारा शुरू कर दिया और आप बार बार वही कर रहे हो। थोड़े टाइम के लिए रुके हो, फिर आप फिर से उसी काम को कर रहे हो, थोड़े टाइम के लिए रुके हो, फिर से उसी काम को कर रहे हो। ये क्या हो गया? ये है आपका इंटरमिटेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट आपको पता है क्या होता है? द एक्शन ऑफ स्ट्रेंथनिंग और एनकरेजिंग समथिंग। ऐसा एक्शन जिससे आप किसी को एनकरेज कर रहे हैं कुछ करने के लिए, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा है जब हम बीएड में टीचिंग प्रैक्टिसेस जब हमारी होती थी तो उसमें हमें क्या सिखाया जाता था? रीइंफोर्समेंट करना बताया जाता था। ठीक है, बच्चों को क्या करना है? रीइंफोर्स करना है, उनके एक्शंस को स्ट्रेंथन करने के लिए उनको एनकरेज करना है, राइट। देखिए, जब कोई बच्चा क्लास में कोई जवाब नहीं देता तो टीचर उसे कहता है कि हाँ हाँ शाबाश, बोलो, ठीक बोल रहे हो। इस तरह से हम कुछ वर्ड्स जो है वो यूज़ करते हैं रीइंफोर्समेंट के लिए, राइट। एक दो चीज़ें हम खुद भी ऐड कर लेंगे और फिर जैसे बच्चा जो है वो जवाब देगा तो उसको थोड़ा प्रेज़ करेंगे। इस तरह से रीइंफोर्समेंट का काम करते हैं आपके वर्ड्स, राइट। ये है आपके रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर रहेगा बी, सोशल लर्निंग। पूछा क्या गया है? द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल, एक मॉडल को ऑब्जर्व करके सीखने की जो क्षमता है, ठीक है, और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करने की जो क्षमता है विदाउट रीइंफोर्समेंट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं सोशल लर्निंग। क्योंकि वो कॉन्टिजेंसी नहीं हो सकती, ठीक है, और आपकी वो कॉग्निटिव लर्निंग भी नहीं हो सकती, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी नहीं होती है, वो होती है आपकी सोशल लर्निंग। आप किसी दूसरे को देख के जो है वो खुद से सीख रहे हैं तो क्या है? वो सोशल लर्निंग है। नेक्स्ट है आपके पास conditioned response may be eliminated by withdrawing reinforcement. This is known as dash. तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर रहेगा ए, एक्सटिंक्शन। देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशनड रिस्पॉन्स में बी एलिमिनेटेड बाय, कंडीशन जो रिस्पॉन्स है उसको एलिमिनेटेड किया जाए थ्रू विदड्रॉइंग रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट को हटा लिया जाए और कंडीशन रिस्पॉन्स जो है उसको एलिमिनेट किया जाए। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। क्या हो जाता है? यह प्रक्रिया क्या है? विलोप, राइट, हिंदी में विलोप। नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 7। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, इंटेलिजेंस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो ऑप्शन 7 जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आपका राइट आंसर रहेगा डी। इंटेलिजेंस क्या है? नॉलेज ऑफ मैनी ग्रेट फैक्ट्स, बिल्कुल भी नहीं।
द एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, नहीं। ऑल द फैक्टर्स दैट मेक वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अनदर, ये भी नहीं। तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस है द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ठीक है, अमूर्त चिंतन और अनुभव से सीखने की योग्यता, ये है आपकी इंटेलिजेंस। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन देखिए, टीचिंग इज बेस्ड अपॉन मास्टरी ऑफ दीज एरियाज, शिक्षण निम्न क्षेत्र में श्रेष्ठता पर आधारित है। तो शिक्षण क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर रहेगा सी, नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंसेप्ट जो है वो क्या है? आपकी टीचिंग का बेस है, आधार है, ठीक है। टीचिंग इज बेस्ड अपॉन मास्टरी ऑफ नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी। अगर ये सब आपके पास होगा बट आपके पास कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कैसे किसी को टीच कर सकते हैं? नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, हरमन एबिंगस डेवलप्ड टेक्निक्स फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर रहेगा डी। हरमन एबिंगस जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट हुए, इन्होंने क्या डेवलप किया, इन्होंने कौन सी टेक्निक जो है स्टडी जो है वो इन्होंने डेवलप की? तो वो है आपकी मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ये आपकी एच एबिंगस से डेवलप की थी, एच एबिंगस ने डेवलप की थी, राइट, हरमन एबिंगस। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टी इन टेकिंग पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज नोन एज। कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में डिफ़िकल्टी महसूस करता है दूसरों के दूसरे जो लोग हैं उनके पर्सपेक्टिव को समझने में, ठीक है, उसको कठिनाई होती है। इसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए वो भी बच्चा है, एक छोटा बच्चा है अभी, और वो दूसरों के जो थॉट्स हैं, दूसरों का जो पर्सपेक्टिव है उसको कैसे समझ सकता है? क्योंकि उसमें तो समझ ही नहीं है, बच्चों में समझ नहीं होती। क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे होते हैं ईगोसेंट्रिक, राइट, ईगोसेंट्रिज्म होते हैं बच्चे, उनमें दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की जो है वो क्षमता नहीं होती है। तो रिवर्सिबिलिटी नहीं आएगा, तो इसका रिवर्सिबिलिटी नहीं होगा, एमिनिज्म भी नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म भी नहीं होगा, ईगोसेंट्रिज्म जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ एजुकेशन। किस साइकोलॉजिस्ट ने जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी को साइंस ऑफ एजुकेशन कहा है? तो देखिए स्किनर ने नहीं कहा है, ऑप्शन ए सबसे पहले आपके पास स्किनर दिया गया है, स्किनर ने नहीं कहा है। स्किनर ने जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी को बिहेवियरिस्ट थ्योरी कहा है, नहीं होगा। फिर है जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन जो है, जेबी वॉटसन ने स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म दी है, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचता है आपके पास? पील जो है इन्होंने कहा है एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ एजुकेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ही इज़ नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन इंटेलिजेंस। इनमें से कौन जो है अपनी इंटेलिजेंस पर अपनी रिसर्च के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर रहेगा ए, लेविस मेडिसन टर्मन, LM टर्मन, राइट। ये जो है इंटेलिजेंस पर अपनी रिसर्च के लिए जाने जाते हैं। आई होप आपको इतने क्वेश्चंस जो हैं वो समझ आए होंगे, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा बताए प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, आपकी हेल्प होगी आने वाले एग्ज़ाम में। मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन छोड़कर ही सही लेकिन आपके लिए वीडियो लाई जाए। जैसे ही मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगी आपके लिए डेली वीडियो जो है वो आ जाया करेगी, आपके लिए डेली वीडियो जो है वो आ जाएंगी। आज हम ये 12 ही क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है और आई थिंक आपको आवाज़ भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही होगी। अगर आपको वॉइस से रिलेटेड कोई इशू होगा तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा ईयरफोन वगैरह लगा के। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आया होगा या फिर कोई क्वेश्चन जो है वो जो मैंने गलत आपको समझा दिया होगा उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।